Welcome back, guys. Welcome back again to my channel, Deep Lario. I know all of you are मतलब थोड़े से स्ट्रेस हैं, थोड़ा सा वर्क को लेके, एजुकेशन को लेके, तो डोंट बी टेकन स्ट्रेस और डू हार्ड वर्क। वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क आप इतना कीजिए कि जिस लैम्प से आप पढ़ रहे हो उसी लैम्प की रोशनी को एक दिन स्पॉटलाइट बना सके। तो चलते हैं आज के हमारे इस टॉपिक पे, दैट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं, इनका कोई ऐसा स्पेसिफिक रोल नहीं है प्लांट के प्राइमरी फंक्शंस में। जैसे कि अगर मैं बात करूं ग्रोथ की या रिप्रोडक्शन की बात करूं या फर्टिलाइजेशन की बात करूं, तो उनमें इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली। तो व्हाई दे आर प्रोड्यूस, ये क्यों प्रोड्यूस होते हैं? बहुत टाइम तक ये माना गया कि दे आर फंक्शनलेस, क्योंकि एक्चुअली these secondary metabolites are not produced. These are the end product of a metabolism. ये मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होते हैं एंड दे आर एक्चुअली an excretory product of a plant. ये excretory product। फिर हमने इनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्यों कहा? Because they are useful to mankind as well as for plant also. प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल होते हैं और हमारे लिए तो देखते हैं ये कैसे यूजफुल होते हैं। तो चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर और शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जस्ट मैं आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का इंट्रोडक्शन और एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फंक्शन बता। तो अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो ये केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लांट्स में, ये रिकॉग्नाइज रोल नहीं है इनका कोई भी प्लांट के फंक्शन में, जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म में भी, क्योंकि ये एंड प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म। इट इज बिलीव टू बी इन फंक्शनलेस एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म but nowhere known to have important ecological functions in plant. But today, these products are useful to mankind because human are uses this compound as in a medicine, as in a flavoring agent और recreational drugs। बहुत जगह इनका यूज हो रहा है, बहुत सी स्टडीज चल रही है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे और बहुत यूजफुल भी है। तो फंक्शन की अगर बात करें तो प्लांट में इनका क्या फंक्शन होता है? व्हाई प्लांट एक्सक्रीटेड आउट दिस प्रोडक्ट, और ये कंप्लीट एक्सक्रीटेड आउट क्यों नहीं करता? ठीक है, ये गम्स के फॉर्म में, रेजिन्स के फॉर्म में या डक्ट्स में क्यों इनको स्टोर करके रखता है? तो फंक्शन की अगर बात करें, इट हैव एन डिफेंस मैकेनिज्म। ये एक नॉट मैकेनिज्म, इट एक्ट एज एन डिफेंस मैकेनिज्म फॉर protecting the plant from herbivores and pathogens as well. It also attract the pollinators, जो essential oils होते हैं। ये essential oils एक aroma release करते हैं। These aroma attract the pollinators. Pollinators क्या होते हैं? जो pollination कराएंगे। Human beings are also pollinators. उन्हें flower की मतलब अच्छे लगते हैं because उनकी एक तो कलर ब्राइटनेस की वजह से एज वेल एज उनके एरोमा की वजह से। रोज क्यों सबको पसंद आता है? बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटीफुल स्मेल। उसकी जो स्मेल है वो लोगों को पसंद आता है। तो वो स्मेल क्यों प्रोड्यूस हो रही है? बिकॉज ऑफ दिस एसेंशियल प्रोडक्ट्स, दिस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक एसेंशियल ऑयल प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे ही ये पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। साथ में ये कई तरह के एबायोटिक स्ट्रेस के रिड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि यूवी स्ट्रेस के बारे में करते हैं अगर हम, तो उसमें देखेंगे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बहुत यूजफुल है उस स्ट्रेस को रिड्यूस करने में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये एक्चुअली आपको एक ही प्लांट स्पीशीज में दिखेंगे या उसी से रिलेटेड स्पीशीज में मिलेंगे। अगर हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करें, उसके कंपैरिजन में secondary metabolites are mostly found restricted to one plant species or in a related group of species only, और इनका कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं देखा गया है। फोटोसिंथेसिस हो जाए, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट हो, कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन हो, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो,
लिपिड का फॉर्मेशन हो, न्यूट्रिएंट का एसिमिलेशन हो, इनका इन चीजों में कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं है, इनडायरेक्ट भी नहीं। तो these secondary metabolites have an ecological important functions in plant। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं इसके प्लांट्स में। जैसे कि जब मैं बात करूं CO2 फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या हुआ, प्राइमरी कार्बन मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्शन हुआ, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। दीज प्राइमरी कार्बन मेटाबॉलिज्म अंडरगो मान लीजिए एक पाथवे में गया जिसको हम बोलते हैं शिकमिक एसिड पाथवे, SAP शिकमिक एसिड पाथवे के अंदर गया और इसमें फिनोलिक कंपाउंड्स बना लिए। ये प्राइमरी कार्बन मेटाबॉलिज्म से पायरुवेट बना, पायरुवेट से ये मैप पाथवे में गया, मैप पाथवे से इसने टर्पीन्स बना लिया, पायरुवेट से इसने एसिटाइल कोएंजाइम ये बनाया, एसिटाइल कोएंजाइम से डायरेक्टली इसने मैप पाथवे को यूज करके टर्पीन्स बना दिया, और यह एसिटाइल कोएंजाइम एक को यूज करके इसने फिनोलिक एसिड्स बना दिए। तो दो पाथवे होती हैं एक्चुअली which is restricted for only terpenes, that is MAP और MAP। डिफरेंस क्या है, मेवालोनिक एसिड पाथवे which is called as MAP, MAP, and methyl erythritol phosphate pyrophosphate, that is called as NEP। तो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं इनका डिवीजन किया गया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फैमिली, दैट इज टर्पीन्स, फेनोलिक एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जो प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं। तो जो ये 3 मेजर ग्रुप्स हैं, इन्हीं 3 मेजर ग्रुप से आपके सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स की, जिसके अंदर आपके आ जाते हैं फ्लेवोनॉइड्स आ गए या फ्लेवोनोल्स आ गए, वो सब आ जाते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में सिर्फ टर्पीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं टर्पीन्स की ओर अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। टर्पीन्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की लार्जेस्ट क्लास है, यानी ये लार्जेस्ट ग्रुप है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। टर्पीन्स आर इनसॉल्युबल कंपाउंड और ये एक आइसोप्रीन यूनिट से डिराइव हुए हैं। दैट आइसोप्रीन यूनिट इज इन अ 5 कार्बन यूनिट, which is that's why it is also known as isoprenoid, या इसको हम रेफर करते हैं आइसोप्रीनॉइड। तो टर्पीन्स के अगर टाइप्स की बात करें, अगर मोनोटर्पीन्स की मैं बात करूं, मोनोटर्पीन्स में 2 आइसोप्रीन यूनिट होती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है। 2 आइसोप्रीन यूनिट कहने का मीन्स 2 आइसोप्रीन यूनिट जॉइन टू फॉर्म इन 1 मोनोटर्पीन। सस्क्विटरपीन की अगर बात करें तो 3 आइसोप्रीन यूनिट्स मिलके सस्क्विटरपीन्स बनाते हैं। डायटरपीन्स की अगर बात करें तो 4 टर्पीन्स मिलके आपका डायटरपीन्स बनाते हैं। तो नाम पे मत जाइए कि मोनो में है तो सिंगल आइसोप्रीन यूनिट होगा, नहीं, हमेशा टर्पीन्स 2 आइसोप्रीनॉइड यूनिट से भी मिलकर बनता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इसकी क्लासिफिकेशन जब करेंगे तो उसमें मोनोटर्पीन, सस्क्विटरपीन्स, डायटरपीन्स, तो उसके अंदर हम कार्बन यूनिट्स की कार्बन का यूनिट्स भी देखेंगे, कितना अमाउंट ऑफ कार्बन इसमें प्रेजेंट है। तो मोनो में कितने प्रेजेंट है, 10 कार्बन, सस्क्वी में 15 कार्बन, डाई में 20 कार्बन। सिमिलरली ऐसे ही चलता रहता है फर्दर में। तो अगर ट्राइटरपीन्स की बात करूं तो उसके अंदर आपके आ गए 6 टर्पीन यूनिट्स, ठीक है। 6 टर्पीन यूनिट मिलके ट्राइटरपीन बनाया, तो उसके अंदर आपके 30 कार्बन यूनिट्स आ जाएंगे। 4 कार्बन यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो टेट्राटर्पीन्स, मतलब 4 कार्बन यूनिट्स का ग्रुप एक्चुअली टेट्राटर्पीन, जिसके अंदर आपके कितने आएंगे 4 आप लगा लीजिए 8 टर्पीन यूनिट्स हैं। 8 टर्पीन यूनिट्स में मेरे 8 5 40 कार्बन लगभग। तो ये जो टर्पीन्स होते हैं इनका बायोसिंथेसिस जनरली 2 पाथवे से होता है, ठीक है। क्या है ये 2 पाथवे, बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पीन्स की अगर मैं बात करूं, ये पूरा क्लियर है। आई नो आप लोगों को पता है। तो 2 मेजर पाथवे हैं, वन इज मेवालोनिक एसिड पाथवे एंड द अदर वन इज मिथाइल इरिथ्रिटोल फोस्फेट पाथवे। मैंने पायरोफोस्फेट बोल दिया था, माय मिस्टेक, वो पायरोफोस्फेट हो गया। एक्चुअली ये आइसोपेंटेनाइल पायरोफोस्फेट को यूज करके अपना आइसोप्रीन यूनिट्स को बनाते हैं। दैट्स व्हाई मेरे मुंह से निकल गया होगा पायरोफोस्फेट।
क्या होता है ना, जल्दबाजी में कभी कभी निकल जाता है, तो अगर ऐसा होता भी है तो मैं उसको करेक्ट कर लूंगा, कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं दूंगा ताकि आप मिसगाइड ना हो। ठीक है, तो दोनों ये जो पाथवे हैं, ये दोनों ही आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट को यूज करके टर्पीन्स का सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, पहले हम मैप पाथवे की ओर चलते हैं। मैप पाथवे में क्या होता है, जब तीन एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये तीन एसिटाइल कोएंजाइम ए आपका एक कन्वर्ट हो जाते हैं मेवालोनिक एसिड में। ये मेवालोनिक एसिड फिर आपका पहला जाएगा फॉस्फोराइलेशन में, फिर इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा एंड अल्टीमेटली फाइनल इसका डिहाइड्रेशन होगा। ये तीनों स्टेप्स होने के बाद आपका आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट बनेगा, जो मिलके आपका ये आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ एन आइसोक्लीन यूरिन। ठीक है, वो कैसे होता है वो आगे हम चल के देखेंगे। तो इसमें क्या हुआ, आपके तीन एसिटाइल कोएंजाइम में आए, लेवलोनिक एसिड में वो कन्वर्ट हुए। ठीक है, लेवलोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गए तो अब कितने हो गए हमारे पास, 6 कार्बन का एक इंटरमीडिएट बनेगा। ये 6 कार्बन का इंटरमीडिएट फिर फॉस्फोराइलेट होगा, डिकार्बोक्सिलेट होगा, देन डिहाइड्रेट होगा, और डिहाइड्रेट के बाद ये एक एक्टिवेटेड फॉर्म बनाएगा आइसोप्रीन की। एक्चुअली ये जो आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट है, ये एक्टिवेटेड फॉर्म है आइसोप्रीन। दैट्स वाई दोनों पाथवे इसको यूज करते हैं टर्पीन्स के बायोसिंथेसिस। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ स्ट्रक्चर भी आप लोगों के लिए बनाए हैं। ठीक है, दो इसमें फॉस्फेट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पायरोफॉस्फेट। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एनईपी पाथवे की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड की फॉस्फेट पायरुवेट के साथ कंबाइन होके आपका मिथाइल इरिथ्रिटोल फॉस्फेट बनेगा। ये एक इंटरमीडिएट है जो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा डाइमिथाइल एलाइल डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ, यानी इनडायरेक्टली मैप पाथवे को यूज करके आपका आईपीपी दोबारा से बन सकता है बाय यूजिंग एन इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस या फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल्स, जो एक सेपरेट साइड यूज करती है जिसको हम बोलते हैं मैप पाथवे। ये ऑपरेट होगी आपकी क्लोरोप्लास्ट में और अदर प्लास्टिड्स में होती है। तो क्या हुआ कि ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट जो दो कार्बन एटम से बना है, तो ये कैसे बना, यही एफपीपी जीजीपीपी बना रहा है। ठीक है, दिस जीजीपीपी या तो डाइटरपीन्स बनाएगा जिसमें 20 कार्बन होते हैं, या ये पॉलीटर्पिनॉइड्स बनाएगा। पोली यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में उसके अंदर कार्बन की यूनिट्स बढ़ जाए। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो टर्पीन का बायोसिंथेसिस है, जो दोनों पाथवे होती हैं, दोनों आपकी मिलके टर्पीन्स का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इस टर्पीन्स के फंक्शंस की ओर कि क्या रोल है इन टर्पीन्स का। प्लांट टर्पीन्स की अगर बात करें, दैट इज जिब्रालिन, कैरोटीनॉइड्स, एब्सिसिक एसिड, फाइटोल चेन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में फाइटोल चेन होती है, दैट इज आल्सो इन अ टर्पीन यूनिट्स। जिब्रेलिन की अगर मैं बात करूं, जो एक प्लांट हार्मोन है जो रेगुलेशन करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, इट इज इन अ डायटर्पीन यूनिट, ये डायटर्पीन। इसका रोल तो आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा कि प्लांट में ये रेगुलेशन करता है ग्रोथ को, डेवलपमेंट को। जिब्रेलिन इज रियली इससे एक्सेप्टेड आउट किया जाता है। जिब्रेलिन नाम की फंगस जो फूजी कुरोसावा ने सबसे पहले जिब्रेलिन का डिस्कवर किया था, जिब्रेला फंगस। ठीक है, इससे क्या होती है, पैकेनिंग। पैकेनिंग एक फुली सीडलिंग राइस डिसीज है। ठीक है, जिसमें जो राइस की जो ग्रोथ है वो अल्टीमेटली इंक्रीज कर जाती है। तो जिब्रेलिन का रोल वहां पर आपको इम्पोर्टेंट है। कैरोटीनॉइड्स की अगर मैं बात करूं, जो टेट्राटर्पीन्स है, इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स क्या है, एक एसेसरी पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का, जो प्रोटेक्ट करता है फोटोसिंथेटिक टिश्यूज को फोटो ऑक्सीडेशन से एक्चुअली। ठीक है, एब्सिसिक एसिड की बात करें जो सस्क्विटर्पीन से बना है, which is also known as plant stress hormone। ये आपका तब रिलीज होता है जब प्लांट स्ट्रेस होगा, यानी हमने
अगर आप लोगों ने मेरा प्लांट स्ट्रेस की वीडियो देखी होगी तो उसमें एब्सिसिक एसिड का फंक्शन हमने देखा है, ठीक है। तो फाइटोल चेन ऑफ क्लोरोफिल, ये भी टर्पीन से राइब है, ठीक है, साइड चेन्स है। ये क्या करती हैं, क्लोरोफिल को एंकर करेंगी, यानी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को ये एक तरीके से एंकरिंग प्रोवाइड कराती है ताकि वो मेम्ब्रेन में अपनी पोजीशन से हिल ना सके, ठीक है। यानी इट एक्ट एज एन एंकरिंग फॉर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक है। क्लोरोफिल का एंकर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अब स्टिरोल जो आपका एक और टर्पीन है, लेकिन ये प्लांट्स का प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है, ये ड्राई टर्पीन है। स्टिरोल एक इसेंशियल कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन में, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स के साथ इंटरैक्ट करता है और उसकी फ्लूइडिटी बनाने में हेल्प करता है। इसी बात पे एक छोटी सी बात और याद आई है मुझे, जो ये एब्सिसिक एसिड है, ये C15 टाइप टर्पीन से बना नहीं है, क्या है, सस्पेंड टर्पीन से, इसके अंदर C15 है। ये बना है आपके कैरोटीनॉइड्स प्रीकर्सर से, कैरोटीनॉइड्स जो टेट्रा टर्पीन से जिसके अंदर C30 होते हैं, ठीक है, वो ही आपके क्या चले जाते हैं, ये डिग्रेडिंग में चले जाएंगे। जो कैरोटीनॉइड के प्रीकर्सर हैं, जो कैरोटीनॉइड्स को बना रहे हैं, वो ही उन्हीं का डिग्रेडेशन हो जाता है और आपका उससे एब्सिसिक एसिड का प्रोडक्शन है, ठीक है। एक और है इसके अंदर आपका आता है फंक्शन ओवर टर्पीन्स में, जिसको हम बोलते हैं, आई थिंक मैंने कहीं आगे लिखा होगा उसको। ये डॉलिकॉल किससे बना है, एक्चुअली टर्पीन्स की यानी पॉलीटर्पीन्स के अल्कोहल की एक लॉन्ग चेन इस डॉलिकॉल का फॉर्मेशन करती है। जो क्या करता है, इस डॉलिकॉल का फंक्शन क्या है, इट एक्ट एज एन कैरियर ऑफ शुगर, ये शुगर के कैरियर की तरह काम करती है सेल वॉल में, as well as also responsible for synthesis of glycoprotein. Glycoprotein के synthesis भी इसी से होता है, इस डॉलिकॉल से, because this dolicol is in a long chain of polyterpene alcohol. तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डिफेंसिव रोल ऑफ टर्पीन्स, इस टर्पीन्स का प्लांट्स में क्या डिफेंसिव रोल है, ये कैसे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये टर्पीन्स बहुत टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक कहने का मीन्स जैसे भी कोई मैमल आया या कोई इंसेक्ट आया जो प्लांट को फीड करते हैं, ये टर्पीन्स उनको मार देते हैं, एक्चुअली मार नहीं देते हैं, उनकी या तो कोई डिजीज दे देते हैं या उनको किल कर देते हैं। तो these terpenes also used as a feeding deterrents, उनके लिए जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो एक टर्पीन्स की मैं बात करता हूँ, पायरिथ्रोइड्स, ये एक मोनोटर्पीन एस्टर है जो लीव्स में मिलेगा और फ्लावर में भी मिलता है। कौन से फ्लावर में, क्रिसेंथेमम एक स्पीशीज है, बहुत ही कॉमनली पाया जाता है, आपके डेली फ्लोरा में देखोगे आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ये प्लांट स्पीशीज के फ्लावर में आपको एक मोनोटर्पीन मिलेगा जिसको हम बोलते हैं पायरिथ्रोइड। इसके पास एक इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी है, जिस इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी की वजह से इट इज टॉक्सिक टू इंसेक्ट, इंसेक्ट जब इसको ईट करेंगे तो ये उनके लिए टॉक्सिक है और वो डेड हो जाएंगे। ये एक बहुत जो क्रिसेंथेमम है, ये एक वीड है एक्चुअली। तो जो वीड प्लांट होते हैं ना, उन्हीं में ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट ज्यादा मिलते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से इन चीजों को फेस किया है, उन्होंने इससे अपने मेटाबॉलिज्म को इवॉल्व किया और ऐसे केमिकल्स बनाए जो उनको इन चीजों से बचा सके फ्यूचर में, ठीक है। तो ये डिफेंसिव रोल है आपका क्रिसेंथेमम का। पायरिथ्रोइड जो एक मोनोटर्पीन एस्टर है जो क्रिसेंथेमम की फ्लावर और उसके लीव्स में मिलता है, ठीक है। दिस आर द दिस केमिकल इज एन मोनोटर्पीन एस्टर। अब एक मोनोटर्पीन्स आपका पाइन्स और फिर ट्री में भी मिलता है, उसकी बार्क में प्रेजेंट होता है। उसकी बार्क में प्रेजेंट होने का इसका रोल क्या है, क्योंकि आपका देखोगे जो कॉनिफर्स हैं उनका एक सीरियस पेस्ट होता है जिसको बोलते हैं बार्क बीटल। ये बीटल उनकी बार्क को टोटली खाता रहता है, डिग्रेड कर देता है, ठीक है। तो उनकी बार्क में पाइन्स और फिर की ट्री में आपका एक मोनोटर्पीन मिलता है दैट इज कॉल्ड पायरिथ्रोइड्स। ये टॉक्सिक है उस बार्क बीटल के लिए, ठीक है, जो बार्क को ईट कर रहा है।
मोनोटर्पीन्स एक्चुअली दिस मोनोटर्पीन्स की स्पेसिफिकली बात हो रही है, ये डिपॉजिट होते हैं रेजिन डक्ट्स में। जो आपका प्लांट का नीडल लाइक लीव्स है उनमें डिपॉजिट होंगे, यानी ट्विग्स में और ट्रंक्स में, क्योंकि इन्हीं दोनों चीजों को आपका बीटल ईट करेगा। तो जब इस बीटल खाने जाएगा तो वो डेड हो जाएगा या वो अपना एग को ले नहीं कर पाएगा। एसेंशियल ऑयल्स में क्या है, एसेंशियल ऑयल जो बेसिल, पेपरमिंट, लेमन और सेज में मिलता है, इट कंटेन अ मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल मोनोटर्पीन्स एंड सस्क्यूटर्पिन। इन दोनों का मिक्सचर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी लेकर आता है प्लांट्स के लिए, दैट इज इंसेक्ट रेपेलेंट प्रॉपर्टी। ये दोनों जब मिक्स होते हैं तो ये एक ऐसा एसेंशियल ऑयल बनाते हैं जो किसी भी इंसेक्ट को किल कर देता है, यानी ये हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसको एज एन इंसेक्ट रेपेलेंट यूज करते हैं। तो ये आपका कहाँ मिलता है, ये एक्चुअली प्लांट के ग्लैंडुलर हेयर्स में मिलेगा। प्लांट की जो स्टेम है उसमें जो ग्लैंडुलर हेयर्स अराइज हो रहे हैं, जो आउटवर्ड प्रोजेक्टेड होते हैं, उनकी एपिडर्मिस में ये एक्चुअली प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस में कहाँ प्रेजेंट है, तो एपिडर्मिस की जो सेल वॉल है, यानी प्लांट की जो सेल वॉल है, प्लांट सेल की जो सेल वॉल है, उनके बीच में जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, उस स्पेस में ये टर्पीन्स आपका स्टोर होता है। That's why this terpenes is extracted out and widely used in pharmaceutical industry. Plants पे depend करते हैं, as well as they have an insect repellent properties. अब लिमेनॉइड्स की अगर मैं बात करूं, ये लिमेनॉइड्स आपका एक नॉन वोलेटाइल टर्पीन है जो सिट्रस फ्रूट्स में मिलेगा, स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है। लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, या जो भी सिट्रस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन सभी में मिलेगा ये नॉन वोलेटाइल टर्पीन्स, लिमेनॉइड्स बोलते हैं। इसके पास एक एंटी हर्बीवोरस प्रॉपर्टी है, यानी दिस टर्पीन्स इज एन ट्राइटर्पीन। एक्चुअली लिमेनॉइड्स इज एन ट्राइटर्पीन है ना, एंटी हर्बीवोरस प्रॉपर्टी, जो अपने बिटर टेस्ट के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। ये बहुत बिटर है। अब आप कहोगे कि लेमन वो भी बिटर, उसकी जो आउटर स्किन में जो प्रेजेंट है, यानी उसके कवरिंग में जो फ्रूट है, उसका जो आउटर कवरिंग है, सीड पॉड जो फ्रूट पॉड में कर लेता हूँ, उसमें एक्चुअली लिमिनॉइड्स प्रेजेंट होता है, बिकॉज इट इज वेल नोन फॉर देयर बिटर सब्सटेंस। अब एक आपका मैं बात करता हूँ, एक और चीज है जो नीम के प्लांट में आपको मिलेगा, विच इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रीन बर्ड ऑफ एन इंडिया। नीम में आपका एक केमिकल मिलता है जिसको बोलते हैं एजाडीरैकेटिन। ये एजाडीरैकेटिन एक कॉम्प्लेक्स लेमोनॉइड है, ये भी लेमोनॉइड है बट इट इज इन अ कॉम्प्लेक्स लेमोनॉइड जो सिर्फ नीम ट्री में ही मिलेगा। दैट्स व्हाई नीम का नाम एजाडीरिकेटा इंडिका है, इसी के नाम पर इस कॉम्प्लेक्स लेमोनॉइड का नाम रखा गया। ठीक है, तो इसको भी फीडिंग डिटरेंट की तरह यूज किया जाता है ताकि इंसेक्ट्स मर जाएं, बिकॉज दीज आर हाईली टॉक्सिक टू इंसेक्ट। दैट्स व्हाई इट इज यूजिंग एज एन फीडिंग डिटरेंट टू इंसेक्ट। अब जो लास्ट वन इज फाइटोएक्डिसोन्स, these are also in a ट्राइटर्पिनोइड्स मॉलिक्यूल। पहले तो इसको आइसोलेट किया गया एक फन से, जो आपका फन है पॉलीपोडियम वल्गेर। ये एक लार्जर फैमिली है स्टेरॉइड्स की, जिसको हम प्लांट स्टेरॉइड्स बोलते हैं। इसका जो फाइटोएक्डिसोन्स, तो फाइटोएक्डिसोन्स क्या है, ये एक ट्राइटर्पिनोइड मॉलिक्यूल है। इसको सबसे पहले आइसोलेट किया गया था एक कॉमन फन से, जिसका नाम रखा गया पॉलीपोडियम वल्गेर, जो एक प्लांट स्टेरॉइड का ग्रुप है। बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, छोटा सा ग्रुप है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, इस फाइटोएक्डिसोन्स का स्ट्रक्चर है, वो इंसेक्ट के मोल्टिंग हार्मोन से सिमिलर है, यानी उसी के स्ट्रक्चर की तरह है कुछ। तो जब इसका इंजेक्शन किया गया तो इसने क्या किया कि इंसेक्ट के मोल्टिंग को और डेवलपमेंट प्रोसेस को डिसरप्ट कर दिया, जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हुई। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखते हैं कि कुछ टर्पीन्स की जिनकी एंटी हर्बीवोरस प्रॉपर्टी होती है, या वो टर्पीन जो एंटी हर्बीवोर कंपाउंड्स कंटेन करते हैं। एंटी हर्बीवोर कंपाउंड वो टर्पीन जिनके पास एंटी हर्बीवोरस प्रॉपर्टी होती है। कैरिडिनोइड्स की अगर बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये ह्यूमन बींग्स में बहुत ज्यादा आजकल वाइडली यूज किया जाता है। एक प्लांट है
फॉक्सग्लॉव, साइंटिफिक नेम इसका होता है रवोल्फिया सर्पेंटिना। ये इसी प्लांट से एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, ठीक है। इट इज इन ट्राइटर्पीन्स। ये ट्राइटर्पीन्स आपका एक्चुअली ग्लाइकोसाइड्स विच आर नोन फॉर देयर बिटर टेस्ट, जो अपनी बिटर टेस्ट के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। एंड दीज आर हाईली टॉक्सिक टू हायर एनिमल्स, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है एनिमल्स के लिए। क्योंकि ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो इसका एक ड्रामेटिक इफेक्ट शो होता है। कैसे ड्रामेटिक इफेक्ट शो होता है? ये हार्ट मसल्स को इन्फ्लुएंस करेगा, हार्ट मसल्स को एक्चुअली स्टिमुलेट करता है बाय इन्फ्लुएंसिंग द सोडियम पोटेशियम एक्टिवेटेड एटीपीएस। उनको एक्टिवेट करके इनकी इन दोनों पंप को एक्टिवेट करके ये हार्ट मसल को स्टिमुलेट करता है। तो अगर ये हार्ट पेशेंट्स को थोड़ा सा डोज दिया जाए तो वो हार्ट पेशेंट्स में क्या हो जाएगा, हार्ट बीट स्ट्रेंथ, हार्ट बीट की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी हाई हो जाएगी, यानी हार्ट बीट थोड़ा स्ट्रेंथन होने लग जाएगा। दैट्स व्हाई पुराने जमाने में क्या किया जाता था, इसका रेगुलेटेड डोज दिया जाता था राजा और महाराजा को, ताकि वो हार्ट डिजीज से ना मरे, ठीक है। और इसका रेगुलेटेड डोज अगर उन्हें बचपन से दिया गया, दैट्स व्हाई उनकी हार्ट बीट बहुत स्ट्रॉन्ग रहती थी और बहुत स्लो रहेगी। जितना स्लो हार्ट बीट रहता है, ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव मच लॉन्गर। ये जो कार्डिनोइड्स है ये आपका फॉक्सग्लॉव की स्पीशीज से ही, मैं सर्पेंटिना की तो बात नहीं कहूंगा, बट रवोल्फिया से जरूर ये सर्पेंटिना एक्चुअली में स्पीशीज है, तो रवोल्फिया का जीनस ही से ये एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। सैपोनिन की अगर बात करें, सैपोनिन वो स्टेरॉइड है जो ट्राइटर्पीन ग्लाइकोसाइड्स है, लेकिन इसका नाम सैपोनिन इसलिए बना है बिकॉज इट हैव सॉफ्ट लाइक प्रॉपर्टीज। इसके अंदर लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल दोनों ही एलिमेंट एक ही मॉलिक्यूल में मिलेंगे, दैट्स व्हाई इट हैव अ सोप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी वजह से इस सैपोनिन को डिटर्जेंट प्रॉपर्टी मिलती है, क्योंकि इट फॉर्म इन सोपी लेदर। जब इसको वाटर में शेक किया जाएगा इट फॉर्म इन सोपी लेदर। जो टॉक्सिसिटी है सैपोनिन की बहुत ज्यादा जानी जाती है उस एबिलिटी की वजह से, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है स्टेरॉल्स के साथ, स्टेरॉल के साथ ये मिला और इट फॉर्मिंग इन ए कॉम्प्लेक्स, दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज सैपोनिन। तो ये सैपोनिन जब आपका स्टेरॉल के साथ इंटरफेयर करेगा कि हम ये अब्सॉर्ब हो जाएगा हमारी ब्लड स्ट्रीम में। जब ये ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब हो गया तो ये मेजरली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है। हमारा मीन्स एनिमल, तो जब ये सैपोनिन आपका ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व हुआ, इसने क्या करा, ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व होते इसने स्टेरॉल के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना दिया बाय अब्सॉर्बिंग इट। उसने उसको अब्सॉर्ब कर दिया, स्टेरॉल को अब्सॉर्ब करके उसको इंटरफेयरिंग करा दी उसके साथ। तो जब स्टेरॉल निकल जाएगा आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो ऑब्वियसली वो डिसरप्ट कर देगा सेल मेम्ब्रेन को, डाइजेस्टिव सिस्टम पे मोस्टली इसका इफेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, हमारा है फेनोलिक कंपाउंड, बट मैं वो आज आपको नहीं कराऊंगा। तो आज की मेरी इस वीडियो में सिर्फ टर्पीन्स ही तक था। तो आई होप यू लाइक माय वीडियो।